हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का सीटेट फेज 1 का एग्जाम बहुत बेहतर ढंग से गया होगा। हो जाएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आपको वो सभी चीजें बता दिया गया है जो कि आपको सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, हम लोग सीटेट एग्जाम तो चलता ही रहेगा। अब हम लोग चलते हैं केवीएस पीआरटी की ओर, क्योंकि उसका भी एग्जाम आपके सर पर खड़ा है। चलिए, हम लोग केवीएस पीआरटी के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बहुत बार पूछा जाता है केवीएस में। प्रश्न कह रहा है कि ए के पास 20 से 20% अधिक धन है। ध्यान दीजिए, ये कोई ए है, ये बी है और सी है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि ए के पास 20% धन है, बी से। तो मान लीजिए कि बी क्या है, आपको 100% इसके पास धन है, आपने 100 रुपया धन है, तो इसके पास कितना होगा, 120 होगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि सी के पास बी से 20% कम है, जो बी से सी के पास जो है वो 20% कम है। 20% कम करने का अर्थ क्या होगा, ये आपको 80 हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब आगे कह रहा है कि ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। ए के पास सी से, ए के पास सी से, यहाँ पर इसके पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो यहाँ पर बात करें तो ये 120 है, ये 80 है, तो कितना है, यहाँ पर 40 है। ध्यान दीजिएगा, ये 120 है, ये 80 है, तो 40 है ना। इसके पास कितना है, 40 अधिक है। लेकिन किससे, सी से, किससे, सी से की बात कर रहा है कि सी से, ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है। तो जब भी आपको निकालना हो प्रतिशत, तो कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको याद रखना है जो पूछा जाए उसे ऊपर आपको लिखना है और जिससे तुलना किया जाए उसे नीचे लिखना है। जिससे तुलना किया जाए उसे हमेशा नीचे रखना है। प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा करा देना है। अब ध्यान दीजिए, पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, कितने प्रतिशत, अर्थात यहाँ पर 40 अधिक धन है ना। 40 क्या है, अधिक है। तो जो पूछा जाए 40 के बारे में पूछा जा रहा है, तो 40 को क्या करेंगे, हम लोग ऊपर लिखेंगे। तुलना किससे किया जा रहा है, सी से, तो तुलनात्मक राशि क्या करेंगे, हमेशा नीचे लिखेंगे। अर्थात 80 क्या हो जाएगा, आपका नीचे हो जाएगा, 80 गुना, और आपको निकालना है क्या, इसका प्रतिशत, तो 100% से इसमें आप गुणा करा दीजिए। 100% से आपको गुणा करा देना है। 40 गुना के 80, तो ये क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। अब देखिए, ये प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी आपको 12 पूछाता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न कब कह रहा है, रानी जो इस समय वाई वर्ष की है। यदि वर्तमान उम्र की बात करें, रानी की, वर्तमान रानी की उम्र के बारे में बात करें, तो कह रहा है कि क्या है, वाई है। आगे कह रहा है कि वह हमीद से x वर्ष बड़ी है। क्या है, हमीद से x वर्ष बड़ी है। तो यदि हम यहीं पर हमीद की बात करें, हमीद की बात करें, तो क्या है, x वर्ष क्या है, बड़ी है रानी। रानी क्या है, x वर्ष बड़ी है। x वर्ष बड़ी कहने का अर्थ क्या है कि x वर्ष बड़ी है, अर्थात हम लोग यहाँ पर y माइनस एक्स कर दें, y माइनस क्या कर दें, x कर दें, तो आपकी क्या आ जाएगी, हमीद की आयु आ जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे कह रहा है कि 15 वर्ष पूर्व, ये है दोनों की क्या, वर्तमान आयु है। ये है आपकी दोनों की वर्तमान आयु। यहाँ कह रहा है कि 15 वर्ष पूर्व, यदि हम 15 वर्ष पूर्व की बात करें, 15 वर्ष पूर्व की बात करें, तो क्या होगा, तो दोनों में से 15 घटेगा, अर्थात y माइनस 15 उस समय रही होगी, 15 वर्ष पहले 15 वर्ष कम रही होगी। उसी तरह से हमीद के बारे में बात किया जाए, तो आपके y माइनस x, ये भी क्या है, 15 वर्ष इसमें से घटेगा। आगे इस प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर हमीद की आयु की रानी की आयु का 1/4, जो 15 वर्ष पूर्व है ना, वो हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी। जो हमीद की उम्र है वो रानी की आयु की 1/4 है, अर्थात 1/4 है। इसकी उम्र का जो इसका उम्र है 1/4 है। तो यदि हम 1/4 अर्थात 1/4 से गुणा करा दें, तो दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या फिर हमीद की उम्र में 15 वर्ष पहले जो हमीद की उम्र है उसमें हम लोग 4 से गुणा करा दें, तो आपके रानी की उम्र के बराबर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है इक्वेशन, इसी को आपको बताना है। तो बस इसी को आपको सोल्व करना है और आसानी से इसे आप बता सकते हैं। चलिए सोल्व कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 15 हो जाएगा। ये 4 इधर भाग में है तो उधर जाकर के गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा और ये आपका 60 हो जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए ध्यान से, ये क्या है आपको 4y है ना, तो 4y को उधर ही रहने दीजिए, तो आपको 4y हो गया, 4y बल्कि इधर y जाएगा तो आपका 3y हो जाएगा।
ये आपका 3y हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 3y, ठीक है। अब x को देखिए, ये -4x है तो -4x हो गया। अब ये 60 इधर है ना, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना आएगा 45, अर्थात यहाँ पर 3y - 4x बराबर 45। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर 3y - 4x = 45, तो ऑप्शन नंबर 1 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार आने वाले प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूँ। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन होने का अर्थ क्या है, उसका घटता है, अर्थात कोई भी वस्तु होती है जब सेकेंड हैंड होती है तो उसको क्या होता है, वैल्यू गिरते जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 10% की दर से गिरता है, अर्थात हम लोग रेट की बात करें तो रेट क्या हो जाएगा -10% प्रति वर्ष के हिसाब से। आगे कह रहा है कि इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यहाँ पर समय की बात कर रहा है कि इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। आगे कह रहा है कि इसका वर्तमान मूल्य आपको इतना दिया हुआ है, इसका जो अमाउंट है ना वो आपको दिया हुआ है, ठीक है, 1,45,058 रुपए, ठीक है, नहीं 800 रुपए। यहाँ पर 1,45,800 रुपए आपको यहाँ पर इसका अमाउंट दिया हुआ था। तो इसे कितने में खरीदा गया था ये आपको यहाँ से पूछ रहा है, अर्थात प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है कि इसे कितने में खरीदा गया था। तो आप जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, ए = P × 1 + R/100⁴ आशा है कितनी बात तो आप जानते हैं। यहाँ पर सब सिर्फ इसका वैल्यू पुट करना है और आपको आसानी से निकल जाएगा कि P क्या था। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अब क्या है, ये 1,45,800 हो गया, ठीक है। P × P हो गया 1 + R/100, तो रेट कितना है -10%, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है ना, तो रेट क्या हो जाएगा -10, अर्थात 1 - 10/100, ठीक है। और समय कितना है, 3 वर्ष का समय है, तो 3 से उसका पावर बना दीजिए। अब ध्यान दीजिए इसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट कीजिएगा क्या है 1/10, इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 9/10 हो जाएगा, ठीक है। अब 9/10 हो जाएगा, पावर 3 है तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा और 9 × 9 × 9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इधर जो 10 है ना, 10 के पावर 3 भाग में आएगा तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहीं पर P निकाल रहे हैं, तो इधर आएगा तो इसको गुणा हम लोग कर देंगे, अर्थात जो आपका 145,800 है, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो 1000 से है वो गुणा होगा, क्योंकि 1000 भाग के रूप में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। इसको आप गुणा करा दीजिए और 9 9 9 3 बार, ठीक है ना, 9 × 9 × 9, इससे क्या हो जाएगा, उधर गुणा में है तो इधर आकर के भाग आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको आसानी समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 9 9 81 81 9 9 8 72 729 और इसे कटाइएगा 729 से, तो ये आपका 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं पर यदि हम बात करें P की, तो P कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये 2 0, यहाँ पर 2 0 बचा हुआ है ना, तो जो 2 0 इसमें लग जाएगा, अर्थात 2 लाख हो गया, ठीक है। तो 2 लाख कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए 2 लाख ऑप्शन नंबर 3 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है, हमने इसको डायरेक्ट करा दिया है, क्योंकि इतना भी आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप इसको स्टेप वाइज कराएं, कोई जरूरत नहीं है, सारी कैलकुलेशन आपको दिमाग में कर लेना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही आसान है, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है। यहाँ पर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। आगे कह रहा है कि आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, जो इसका बेस है वो आपको 48 है। आगे कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है 168 है, जो इसका क्षेत्रफल है 168 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समान भुजाओं में से एक की लंबाई, इसमें यहाँ पर पूछ रहा है कि जो इसकी समान भुजाएं हैं, 2 समान भुजाएं, मान लीजिए कि ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है, तो इन्हीं में से एक की लंबाई आपको पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं के बीच से जो डाला गया लंब होता है, आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है, आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका 48 हो गया, तो ये इसका आधार की यदि हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, आपको 24 हो जाएगा, क्योंकि इसे 2 बराबर भागों में बांटता है। और यहाँ पर क्या है 168 इसका क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं कि 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो यहाँ पर आधार कितना है 48 है, 48 गुना, यहाँ पर लंब आपको पता नहीं है तो लंब आप निकाल लेंगे, यहाँ से एच को क्या करेंगे निकाल लेंगे। और क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 168 आपको दिया हुआ है, ये भाग में है दोनों, इधर आकर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा और 48 से यहाँ पर आपको
भाग लग जाएगा। ये आपका 48 से इसमें भाग लग जाएगा। अब इसे यहाँ पर देखिए कैंसिल कीजिए, 24 बार में और इसे काटिएगा तो ये 7 बार में 168 आपका कैंसिल हो जाएगा। अर्थात जो इसकी हाइट हो गई वो 7 सेंटीमीटर होगी, इसलिए एच जो है इसका आपको 7 सेंटीमीटर हो गया। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब जब इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो आसानी से एक भुजा आप निकाल सकते हैं। अब इस त्रिभुज में आप विचार कीजिए, जो ये त्रिभुज है इसमें आप विचार कीजिए तो इसका क्या होगा, बेस 24 हो जाएगा और इसकी हाइट आप निकाल चुके हैं कि 7 है। इसकी हाइट क्या है आपको 7 है, तो ये कर्ण का काम करेगा। ये क्या होता है, यहाँ पर लंब होता है और आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये किसका काम करेगा, ये लंब का, ये लंब हो गया, ये आधार का काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का काम करेगा। तो कर्ण के बारे में तो आप जानते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर, ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप इसका लंब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और आधार आपका यहाँ पर पता है कि 24 हो गया, ठीक है, ये आपका 24 हो जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 49 हो जाएगा, ये 576 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका 625 हो जाएगा, ठीक है, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, अर्थात उसका विकर्ण कितना हो गया, 25, अर्थात जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसकी दोनों भुजाएं 25-25 सेंटीमीटर के हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, या प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कोई वर्ग के बारे में कह रहा है और यहीं पर कोई कह रहा है कि कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है और यहाँ पर कह रहा है कि जो दोनों का क्षेत्रफल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का इतना है। अर्थात जो यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या है, 1 है, तो 1 का कितना गुना है, यहाँ पर 16/पाई गुना क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल है, इस वर्ग का क्षेत्रफल है। बस इतनी ही बात आपको यहाँ पर दिया हुआ है और आगे कह रहा है कि वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात आपको निकालना है। यहाँ पर वर्ग की भुजा, यदि हम वर्ग की भुजा के बारे में बात करें और इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है और ये आपको दिया हुआ है इस वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई गुना है। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16/पाई हो जाएगा। यहाँ पर इस क्षेत्रफल से आप भुजा को निकाल सकते हैं, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 4√पाई हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको आसानी समझ में आ रही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए इस वृत्त के बारे में बात करें, आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से आप इस त्रिज्या को निकाल सकते हैं, अर्थात आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/पाई हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो त्रिज्या हो जाएगी ये 1/√पाई हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको आसानी समझ में आ रही है। अब आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात आपको निकालना है। तो भुजा तो आपको पता हो गई, यहाँ पर आपको भुजा, ठीक है, और आपको व्यास का अनुपात निकालना है ना, तो आपको भुजा तो प्राप्त हो गई और त्रिज्या प्राप्त हो गई। तो भुजा कितना है, 4/√पाई, 4/√पाई हो गया, ठीक है, और बटा के व्यास कितना है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या तो आपका व्यास का आधा होती है ना, तो क्या हो जाएगा, दूना जो होगा त्रिज्या उसका व्यास होगा। तो यहाँ पर इसे दूना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√पाई। अब ध्यान दीजिए ये रूट से √पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अर्थात ये बचा क्या, 2/1 कहने का अर्थ क्या हुआ, 2:1। तो 2:1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है और इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है, तो इस बहुभुज की सभी भुजाओं की संख्या के बारे में पूछ रहा है कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। तो यहाँ पर बहुभुज की बात करें, बहुभुज के कोणों का योग, ठीक है, बहुभुज के कोणों का योग, कोणों का योग का एक फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री, ठीक है, 1-2 इंटू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको भुजा निकालना है, जबकि बहुभुज के कोणों का योग आपको दिया हुआ है कि 1440 डिग्री है। इज इक्वल टू इससे गुणा करा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 180 n और माइनस 360, ठीक है, यहाँ पर 360 को इधर लेकर के आइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 180 n, इससे कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, अर्थात इसमें भुजाओं की संख्या क्या हो गई, 10 हो गई, भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस फॉर्मूला में जो n है ना वो है नंबर ऑफ साइड्स है, अर्थात ये भुजा के बारे में लिखा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी आपको निश्चित है कि एक पूछा जाता है। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कर रहा है, यदि एक पंचभुजीय पिरामिड यहाँ पर कह रहा है कि फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या क्रमशः ABC है, तो ये मान लीजिए कि ये आपका पंचभुज है। क्या है आपका पंचभुज है, इस तरह का आपका ये पंचभुज हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये पिरामिड के आकार का है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, इसे ध्यान दीजिएगा। आप इसे इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसे आप पिरामिड के रूप में बना लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है फलक हो, तो फलक किसे कहते हैं, इसमें फलक कितने हैं, यदि हम इस पिरामिड के बारे में बात करें तो इसमें कितने फलक होंगे। यदि हम फलक, तो फलक को यहाँ पर माना गया है कि फलक क्या है, आपको ए है फलक, तो फलक की संख्या कितनी होगी, देखिए 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, और एक जो इसके बेसमेंट में फलक है वो, तो कितने फलक हुए, 6 फलक हुए। आगे कह रहा है किनारों के बारे में, यदि हम यहीं पर किनारों के बारे में बात करें कि किनारे इसमें कितने हैं, किनारों को कहा गया है बी, तो किनारे कितने हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक ये किनारा हुआ, 2 किनारा हुआ, 3 किनारा हुआ, 4 किनारा हुआ, 5 किनारा हुआ। उसके बाद इसके जो साइड है वो सभी किनारे 5 किनारे, तो टोटल किनारे कितने हो गए, 10 हो गए। उसी तरह से आगे कह रहा है शीर्षों की संख्या। यहाँ पर शीर्ष की यदि हम बात करें, शीर्ष की बात करें तो शीर्ष कितने हैं, ध्यान दीजिए, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 शीर्ष, और एक क्या है ये 6वां शीर्ष। तो शीर्ष कितने हैं, शीर्ष को 6 कहा गया है और इनकी संख्या 6 है। इसी में इसको पुट करना है और इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप पुट कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 10 प्लस 6 बटा के 2 का स्क्वायर माइनस 2। देखिए 6 6 12 घटाइएगा तो 2 आएगा, 2 से 2 में भाग दीजिएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 2 बराबर क्या होगा, -1। तो -1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कि ये कोई आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है और इसका एक कोण क्या है 130 डिग्री है, ये आपका 130 डिग्री है। आगे कह रहा है तो शेष 2 कोणों के समद्विभाजकों के बीच, यहाँ पर कह रहा है कि इनके कोण के समद्विभाजक ये हुआ और इसके कोण का समद्विभाजक मान लीजिए कि ये हुआ, ये क्या हुए, ये आपका कोण के समद्विभाजक हो गए। यहाँ पर ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे कह रहा है कि समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप यहाँ पर पूछ रहा है क्या होगा, अर्थात इस कोण के बारे में बात कर रहा है कि इस कोण का माप क्या होगा, आप बताइए। इसका हम नाम दे लेते हैं कि ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और इसका नाम हम दे देते हैं कि ये आपका पी हो गया। ठीक है ना। तो त्रिभुज एबीसी में यदि हम बात करें, त्रिभुज एबीसी में ध्यान दीजिएगा, ये आपका त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी के बारे में आप जानते हैं ना, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, यहाँ त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यदि हम बात करें यहीं पर कोण ए और प्लस कोण सी की, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोण बी तो आपको 130 डिग्री दिया हुआ है, तो घटा दीजिएगा तो क्या आएगा, आपको 50 डिग्री आएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ये आपको 50 डिग्री हो गया। इसमें हम 2 से भाग देते हैं, अर्थात कोण A/2 प्लस कोण C/2 बराबर कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। अब हम इस त्रिभुज में विचार करेंगे एपीसी में। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि हम इस त्रिभुज में विचार करें तो इसका जो कोण है ना, ये आधा है। आधा करने का अर्थ क्या है, A/2 और C/2 है, यहाँ पर C का आधा A है, इसीलिए हमने ऐसा इसको किया है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें त्रिभुज एपीसी में तो इसके लिए भी तो वही नियम कानून चलेगा कि इनके भी 3 कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ कि कोण A/2, ठीक है ना, प्लस कोण C/2 प्लस कोण P, ठीक है ना, प्लस कोण P बराबर कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जानते हैं आप कि A/2 C/2 का वैल्यू कितना है, 25 है, तो इसमें सिर्फ आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो 25 हो जाएगा और प्लस कोण P हो जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कोण P कितना हो जाएगा, यहाँ से आप निकालेंगे तो कोण P 155 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कोण P बराबर कितना हुआ, 155 डिग्री। और इसी के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं हुई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान दीजिए प्रश्न का क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पर बेलन है,
ध्यान दीजिए ये कोई आपका बेलन है और यहाँ पर कह रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आगे कह रहा है क्या 4 गुना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफलों के योगफल के 6 गुने के बराबर है। आधारों का क्षेत्रफल अर्थात जो ये वृत्ताकार है ना इसका क्षेत्रफल तो इसका क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन कितने वृत्त बनेंगे एक बेलन में, एक नीचे और एक ऊपर, अर्थात कितने हुए 2 हुए, अर्थात इसके आधारों के 6 गुने के बराबर है, ये 6 गुने के बराबर है। बस इतना ही आपको बात कर रहा है। और आगे कह रहा है कि यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर जो उसकी हाइट है ना वो आपको यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन आपको पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, यही आपको यहाँ पर बताना है। आसानी से आप इसे बता सकते हैं। यहाँ यदि हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो आप जानते हैं ना 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, इंटू 4 इंटू यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे कैंसिल करा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे कैंसिल कराइएगा। यहाँ पे 2 पाई आर एच है तो यहाँ पर आपको 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर आपको यहाँ पर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट कीजिए, हाइट यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 है तो ये 12 हो जाएगा गुना 4 हो जाएगा गुना यहाँ पर आर हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इससे इसे आप कैंसिल करा सकते हैं 2 बार में। यदि हम यहीं पर इसकी त्रिज्या के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा 4 गुना के 8 सेंटीमीटर हो जाएगा इस बेलन की त्रिज्या। तो अब आप आयतन इसका आसानी से निकाल सकते हैं, आयतन तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आयतन आपका क्या होगा, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच तो पाई आपको कितना है, अब पाई सभी ऑप्शन में देखिए पाई है तो पाई का आपको कैलकुलेट नहीं करना है, तो पाई हो गया। आर का वैल्यू 8 गुना 8 हो जाएगा 8 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हाइट दिया हुआ है कि 12 है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 96 अर्थात यहाँ पर 96 इंटू 8 पाई हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 8 7 8 6 48, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, तो अच्छी बात है। यदि हुई होगी तो इसे एक बार और देख लीजिएगा, आसानी से सभी बात क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।